सुल्तान ने फैट्टे से बनी चारपाई पर उबासी लेते हुए कहा, भाई अहमद, हम भी क्या जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठ, 2 समोसे खा, फिर खटिया पर मर जा। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम समोसे तो असली हैं। जिंदगी तो झूठी भी हो सकती है। तभी जरीन वहां आई, चप्पल पटकते हुए, तुम दोनों को कुछ काम नहीं है क्या? हवेली के पीछे फिर से अजीब रोशनी दिखी है और आवाजें आई हैं। सुल्तान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात कर रही हो? मैंने तो कल ही उस हवेली की तरफ मुंह किया था और मेरी बिरयानी गिर गई थी। समझो चेतावनी थी। जरीन ने गुस्से से कहा, बिरयानी तुम्हारी किस्मत थी, पर यह हवेली किसी बड़े रहस्य की कुंजी है। मैं तो जाऊंगी वहां आज रात। अहमद बोला, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम साथ चलेंगे। बशीर काका वहीं आ गए, सिर पर टेढ़ी टोपी और हाथ में पुराना नक्शा। बच्चों, तुम अगर वाकई वहां जा रहे हो तो ये नक्शा ले लो, लेकिन ध्यान रहे, हवेली के तहखाने में जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 60 साल से। कमरू पीछे से कूद पड़ा। मैंने तो सुना है तहखाने में जिन्न बैठा है जो बिरयानी मांगता है। सुल्तान घबरा गया। बिरयानी फिर से? मेरी किस्मत ही फूटी है। रात को सब तय योजना के मुताबिक निकले, टार्च, नक्शा और ढेर सारी हिम्मत लेकर। हवेली अजीब सी ठंडी लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुला और एक बहुत हल्की फुसफुसाहट सी सुनाई दी। फातिमा दादी पहले से ही वहां बैठी थी। आपकी किताब है। वो बशीर काका की बड़ी बहन थी, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो आधा भूत और आधी इंसान है। तुम सब आ ही गए, उन्होंने कहा। इस बार राज और बाहर आएगा। जरीन बोली, क्या राज है दादी? फातिमा बोली, इस हवेली में एक ताज है जो सिर्फ उसी को मिलेगा जो अपने डर को हराएगा और जो सबसे सच्चा होगा। कमरू बड़बड़ाया, तो फिर मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए। मेरा तो सच्चाई से पुराना बैर है। तहखाने का रास्ता खुल चुका था। नीचे उतरते ही सुरंग सी खुली, एक अजीब रोशनी, दीवारों से निकली फुसफुसाहट और बीच में वो ताज। लेकिन जैसे ही जरीन ने ताज की तरफ कदम बढ़ाया, एक आवाज गूंजी। एक झूठ, एक डर, एक धोखा, सब सामने आएगा और जो टूट गया वो यहीं रहेगा। सब चौंक गए। जरीन अचानक रुकी और बोली, मैंने कभी बताया नहीं, इस हवेली से मेरा रिश्ता है। मेरे परदादा याब पांडे यहाँ के आखिरी मालिक थे। अहमद बोला, तो ये ताज तुम्हारा है? नहीं, जरीन बोली, ये मेरा इम्तिहान है। सुल्तान की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में एक लंबी परछाई घूमने लगी। आवाज आई, किसे सबसे ज्यादा डर है? कमरू चिल्लाया, मुझे। लेकिन मैं घर भी चला जाऊं क्या? अहमद ने सुल्तान का हाथ पकड़ा। डर को मजाक मत बनाओ, वरना यही मजाक असल बन जाएगा। और अचानक सबकी आंखों के सामने एक बड़ा भूत जैसा साया उभरा, जिसने कहा, एक ही बचेगा जो दिल से साफ होगा। कमरू डर के मारे जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जरीन ने गहरी सांस ली और ताज की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी दीवारें कांपने लगी। फातिमा दादी की आंखें बंद थीं। वो कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे किसी पुरानी भाषा में दुआ पढ़ रही हो। सुल्तान की सांसें तेज हो गईं। भाई, अगर हम जिंदा बचे तो मैं कसम खाता हूं, अब कभी मजाक में भी बिरयानी का नाम नहीं लूंगा। अहमद ने जरीन के कंधे पर हाथ रखा। ये सिर्फ एक ताज नहीं है, ये किसी बहुत पुराने पाप की निशानी लगती है। कुछ तो है जो छिपा है। तभी बशीर काका बोले, उस ताज को छूने वाला अगर अपने अंदर की सच्चाई से मुंह मोड़ेगा तो वो यहीं दफन हो जाएगा। जरीन ने सबकी तरफ देखा। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। मेरे पिता ने इस हवेली को बचाने की कसम खाई थी, लेकिन वो खुद हवेली के तहखाने में गुम हो गए थे। दीवारों पर एक आकृति उभरी, एक आदमी की, जिसकी आंखों में दर्द था। जरीन, मेरी बेटी। जरीन ने कांपते हुए कहा। भूत की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो आंसू आग की बूंदों जैसे जमीन पर गिरते ही भाप बन रहे थे। बशीर काका बोले, उसकी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब कोई उस पाप को मानेगा जो उसने नहीं किया था। कमरू बोला, मतलब? अहमद बोला, मतलब हवेली की यह सजा उसके लिए नहीं थी, बल्कि जरीन के परदादा ने किसी गरीब मजदूर को मारकर यहां जिंदा दफन करवा दिया था। उस मजदूर की आत्मा बदला चाहती है। दीवार पर दूसरी परछाई उभरी, दुबली पतली, फटे कपड़े, हाथ में हथौड़ा। मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन मजबूत थी। जरीन जमीन पर बैठ गई। मेरे बुजुर्गों का पाप, अब मैं उसका सामना करूंगी। उसने
उसने ताज को नहीं छुआ। ताज की चमक कम हो गई। तहखाना धीरे धीरे थरथराने लगा, लेकिन अब डराने वाला नहीं, बल्कि जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। तभी अचानक तहखाने की जमीन पर एक दरार खुली और वहां से सीढ़ियां निकल आई। बशीर काका बोले, ये रिहाई का रास्ता है, लेकिन एक शर्त के साथ, इस रास्ते पर वही चल सकता है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखता हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमद आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक औरत की धीमी सी हंसी गूंजी। जो सच को कबूल करे वही रोशनी में आए। कमरू पीछे हट गया। भाई, मुझे मेरे झूठ बहुत प्यारे हैं। मैं बाहर वहीं से निकल जाऊंगा जहां से आया था। बाकी सब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक और तहखाना था, लेकिन यह पहले से अलग था। साफ, सजे हुए पत्थरों से बना। बीच में एक पुराना संदूक। जरीन ने उसे खोला। अंदर एक डायरी, कुछ पुराने कागज और एक संदूक में रखी छोटी सी चाबी। अहमद ने कागज पढ़ना शुरू किया। यह जरीन के परदादा की लिखावट थी। मैंने जो किया उसका बोझ मेरी औलाद उठाएगी, लेकिन अगर कभी सच सामने आ गया तो यह हवेली फिर से इंसान की हो जाएगी। सुल्तान बोला, मतलब अब यह हवेली तुम्हारी है? जरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब यह हवेली सच की है। तभी हवेली की सारी लाइटें जल उठी। दीवारें जो अब तक टूट फूट रही थीं, अब चमकने लगी, जैसे हवेली को नया जीवन मिल गया हो। बशीर काका ने गहरी सांस ली। 60 साल बाद हवेली ने अपने जख्म माफ किए हैं। कमरू बाहर आया और बोला, अब तो हवेली होटल बना लो जरीन। हॉन्टेड हवेली विद हिस्ट्री, अच्छी कमाई होगी। सब हंस पड़े। लेकिन तभी एक कोना अब भी अंधेरे में था और वहां से एक नन्ही सी बच्ची की हंसी सुनाई दी। अब्बू, सब ठीक हो गया? जरीन ने पलट कर देखा। एक छोटी सी छाया हवा में लहराते हुए गायब हो गई। सुल्तान कांपते हुए बोला, भाई, क्या होटल का आइडिया कैंसिल कर दूं? अहमद ने धीमी आवाज में कहा, कुछ राज हमेशा रह जाते हैं। कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। हवेली की दीवारों पर हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन वो कोना जहां से उस बच्ची की हंसी आई थी, अब भी अंधेरा था। जरीन ने धीमे स्वर में कहा, वो मेरी बहन की आवाज थी। यकीन नहीं होगा तुम्हें, लेकिन जब मैं छोटी थी, मेरी एक जुड़वा बहन थी जोया। एक हादसे में वो गायब हो गई थी। किसी को उसका पता नहीं चला। अब लग रहा है उसी में पैदाइश वो यहीं कहीं थी। सुल्तान के चेहरे पर खौफ और कौतूहल की मिली जुली रेखाएं खिंच गईं। तो फिर यह हवेली सिर्फ एक पाप की सजा नहीं, बल्कि कई अधूरे रिश्तों का मलबा भी है। बशीर काका ने आंखें बंद की और बोले, इस हवेली ने सब कुछ अपने अंदर दबा लिया था, लेकिन अब बसौंसता और जब किसी ने हिम्मत से उसका सामना किया तो वो परतें खुलने लगी हैं। अहमद ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खतरा टल गया है। ये हवेली अभी भी जिंदा है और इसमें वैसे अब भी कुछ अधूरी कहानियां सांस ले रही हैं। उसी वक्त हवेली के बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। कमरू फिर अंदर भागा। मैंने बाहर किसी को देखा, एक बुजुर्ग आदमी, जला हुआ चेहरा, और उसके पीछे एक कुत्ता जो आदमी की तरह हंस रहा था। सब भागकर बाहर की खिड़की के पास पहुंचे। वहां सच में कोई आकृति थी जो गेट पर खड़ी थी। लंबी टोपी, हाथ में एक लालटेन और पीठ पर कोई बोरा लटकाए। सुल्तान बोला, भाई, ये तो वही बाबा लगते हैं जो कब्रिस्तान के पास अजीब अजीब चीजें बेचते हैं, जिनकी बोतल, मरघट का पानी और वो अजीब बर्फ के लड्डू। बाबा अंदर आए बिना जमीन पर बैठ गए। हवेली की ओर देखा और आवाज लगाई, जरीन बिटिया, तेरा सच अभी पूरा नहीं हुआ। जोया के गुम होने की रात वो तुझसे कुछ कहना चाहती थी। जरीन की रूह कांप गई। आप कौन हैं और ये सब कैसे जानते हैं? बाबा ने बोरा खोला। उसमें से एक पुरानी गुड़िया निकाली जिसका चेहरा आज जला था। ये तेरी बहन की है। उसने इसे तेरे लिए छिपा कर रखा था, लेकिन उस रात किसी ने उसे आवाज दी थी, हवेली के सबसे पिछले कमरे से। सब चौंके। वो कमरा तो दशकों से बंद है, बशीर काका बोले। बाबा मुस्कुराए, लेकिन उसमें सांसें अब भी हैं और जोया की रूह वहीं फंसी हुई है। अब तक कमरू पूरी तरह डरा हुआ था। भाई, हम लोग टूरिस्ट गाइड बनना चाहते थे, एक्सॉर्सिस्ट नहीं, अहमद ने कहा। पर अब रुकना मुमकिन नहीं। चलो उस कमरे में।
सबने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे हवेली के सबसे पिछले हिस्से की ओर बढ़े। दरवाजा जंग लगा हुआ था, उस पर एक ताला था। जरीन ने वही छोटी चाबी निकाली जो पहले संदूक में मिली थी। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर की हवा बासी नहीं थी, वो ताजा थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। कमरे में एक झूला झूल रहा था और दीवार पर कोयले से लिखा था, जरीन मुझसे मत डरना, मैं यही हूं। सुल्तान ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरी बहन ऐसा कुछ लिखती ना तो मैं अभी तक भाग चुका होता। तभी झूले पर बैठी एक हल्की सी परछाई दिखी, एक बच्ची जो धुंध जैसी लग रही थी। उसके हाथ में वही अधजली गुड़िया थी। जरीन, मैंने तुम्हें आवाज दी थी लेकिन तू सो रही थी। मुझे उस रात किसी ने बुलाया और मैं खो गई। जरीन की आंखों से आंसू बह निकले। जोया, मैं यहाँ हूं, मैं बहुत अकेली थी तुम्हारे बिना। जोया की रूह मुस्कुराई और दीवारों से सफेद रोशनी फूंक पड़ी। लेकिन तभी हवेली की छत जोर से हिली। बाबा की आवाज आई, अब जो आएगा वो हवेली का असली मालिक है और वो नहीं चाहता कि जोया को रिहाई मिले। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरा अब जिंदा हो गया था। हवेली अब सिसक रही थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। झूला हिल रहा था। हवा भारी हो चुकी थी। बाबा जमीन पर बैठ गए और बोले, जो आने वाला है वो सिर्फ हवेली का मालिक नहीं, वो अपने साथ उस वक्त का साया लाया है जब जब इस हवेली में इंसानियत को जिंदा दफन कर दिया गया था। जरीन, सुल्तान, अहमद, बशीर काका और कमरू सब दीवार से चिपक गए। अचानक कमरे की दीवारें अपने आप बदलने लगी। एक पुराना जमाना उभर आया। उस कमरे में अब वो वक्त दिख रहा था जब हवेली में शाही दरबार लगता था, जब फातिमा बी को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था। और अब वो दीवार दरकने लगी थी। एक दरार से एक झुर्रीदार हाथ निकला। वो फातिमा बी थी, लेकिन उनका चेहरा अब शांति से भरा था। मैं इस हवेली की रखवाली कर रही थी। जोया को मैंने बचाया था, लेकिन उसे वक्त के एक घेरे में बंद कर दिया गया था ताकि हवेली का असली गुनहगार कभी बाहर ना आए। सुल्तान बोला, मतलब हवेली का असली शैतान अब आने वाला है। बाबा ने थरथराती आवाज में कहा, हाँ, और उसका नाम है जायद खान, फातिमा बी का अपना सौतेला बेटा, जिसने हवेली पर कब्जा करने के लिए अपने ही परिवार को मिटा डाला। बशीर काका कांपते हुए बोले, मैंने उसका नाम कभी नहीं लिया। वो जिन्नों से बड़ा शैतान था। उसने हवेली को कब्रिस्तान बना दिया था। तभी हवेली का फर्श फट गया। एक बड़ा गड्ढा बना, उसमें से काले धुएं में लिपटा एक साया निकला। लंबा, आंखें सुर्ख और हाथ में पुरानी तलवार। वो जायद था। तुम सब ने मुझे जगाया है। अब ये हवेली मेरी होगी और इसमें जो भी जिंदा है वो अब मरेगा। जरीन ने जोया की तरफ देखा। जोया की रूह अब स्थिर हो गई थी। वो कुछ बुदबुदा रही थी, फिर बोली, अगर सच्चा इरादा हो तो हवेली का हर राज खुद हिफाजत करता है। उसने जरीन का हाथ पकड़ा और दोनों बहनों के बीच एक सुनहरा उजाला फूट पड़ा। अहमद और सुल्तान ने हिम्मत से आगे बढ़कर दीवार में छुपे एक ताबीज को निकाला, जिसे कभी फातिमा बी ने वहां रखा था। बाबा बोले, ताबीज की ताकत तभी जागेगी जब सब साथ में सच्चे दिल से कुछ मांगेंगे। सबने हाथ जोड़े, या अल्लाह, हमें हमारी गलतियों से बचा और इस हवेली को शांति दे। जायद एक चीख के साथ जमीन में समा गया, जैसे कोई बुरा सपना खत्म होता है। धीरे धीरे हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हवा में अब डर नहीं, राहत थी। जरीन ने जोया की रूह को मुस्कुराते हुए देखा और फिर वो रोशनी बनकर आसमान में खो गई। कई बरस बाद अहमद, सुल्तान और कमरू ने इस हवेली को फातिमा हेरिटेज म्यूजियम बना दिया। वहां डर नहीं, कहानी थी। वहां रूहें नहीं, यादें थी। जरीन अब बच्चों को कहानी सुनाती थी, एक बहन की जो खो गई थी लेकिन हमेशा पास रही। कमरू अब भी मजाक करता था, अगर आज भी रात को झूला हिले तो समझ जाना कि जोया फिर से खेलने आई है। और कैमरे के सामने बैठा हर सब्सक्राइबर मुस्कुराता है, क्योंकि कहानी डर से शुरू हुई थी पर खत्म हुई मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई पर।